भारतीय संविधान भाग 2 में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? तो एकल कार्यपालिका इसका उत्तर होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है, इसका मुख्य अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा इसका मुख्य अंतर है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? परिसंघीय है, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान का मूल्य क्या क्या है? तो इसके बारे में देख लीजिए। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? जनगण मन गाया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर जी हैं जिन्होंने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वियर ने ही कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों की एकल संविधान भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स का मत है, जिन्होंने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का समस्त शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारतीय संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। किस केस में कहा गया? तो SR बम्बई बनाम भारत संघवाद का केस जो था 1994 में, उसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था। अगला चैप्टर हम देखेंगे। अगला चैप्टर है हमारी 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों के बारे में हम देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रमुख विषय हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या और नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। सूचियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची। 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में इन विषयों को रखा गया है। शिक्षा किसी भी सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। इसको ध्यान रखिएगा, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का है। पंचायती राज किस सूची का है? तो राज्य सूची का है। कृषि, पंचायती राज सब राज्य सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किस के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि को समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे हम देखते हैं तीनों सूचियों से संबंधित विषय। तो पहले हम देख लेते हैं संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे है, मुद्रा रिजर्व बैंक है, समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची का विषय है।
विदेशी ऋण विदेशी व्यापार संघ सूची का विषय है। लॉटरी भी संघ सूची का विषय है। आयकर कृषि से भिन्न, कृषि से अलग जो आयकर है वह भी संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज भी संघ सूची का विषय है। आइए हम राज्य सूची के बारे में देखते हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित दोनों राज्य सूची का विषय है। कारागार राज्य सूची का विषय है। भूमि राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। बाजार एवं मेले यह भी राज्य सूची का है। सट्टा व जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क यह भी राज्य सूची का है। पशुपालन व सिंचाई यह भी राज्य सूची का विषय है। आगे हम राज्य सूची कृषि आय पर कर, कृषि आय पर जो कर लगता है, कृषि आय पर जो कर है वह भी राज्य सूची का विषय है। गैस राज्य सूची का विषय है। शराब राज्य सूची का है। मनोरंजन राज्य सूची का है। भू राजस्व व लगान राज्य सूची का विषय है। विद्युत पर कर, विद्युत पर जो कर लगता है वह भी राज्य सूची का है। पथ कर, टोल टैक्स जो लगता है राज्य सूची का है। प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर जो लगता है वह भी राज्य सूची का है। विलासिता की वस्तुओं पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर राज्य सूची का विषय है। आगे हम देखते हैं समवर्ती सूची के विषयों को। इसमें कौन कौन से विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में। तो दंड विधि व प्रक्रिया विधि, दंड विधि व प्रक्रिया विधि ये तो समवर्ती सूची में है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची में है। शिक्षा, वन, विवाह, विच्छेद ये तीनों समवर्ती सूची में है। कारखाने मजदूर संघ समवर्ती सूची में है। खाद्य पदार्थ व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, न्याय प्रशासन यह भी समवर्ती सूची का है। संपत्ति का अर्जन वह अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण यह भी समवर्ती सूची का है। विद्युत, विद्युत यह भी समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत पर कर राज्य सूची का विषय है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। बाट माप यह भी समवर्ती सूची का विषय है। राज्य जीव वस्तुओं जंतुओं का संरक्षण है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय यह भी समवर्ती सूची का है। स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची का विषय है। विधि चिकित्सा वृत्तियाँ यह भी समवर्ती सूची का है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का है। जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषयों को रखा गया है। राज्य सूची में 59 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। अगला चैप्टर है हमारा उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में हम देखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में एक उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये रहा हमारी उद्देशिका। अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान में
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है यही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो एक वाद था केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा और N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह घोषणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है? S.R. बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा था उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार दिया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा था। प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय में यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी संघ मामला यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था? दीर्घकालिक सपनों का विचार, प्रस्तावना हमारी दीर्घकालिक सपनों का विचार रहता। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। संविधान की मूल आत्मा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा था। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अगला चैप्टर हमारा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद पहला का तीसरा पार्ट। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अनुच्छेद पहले में दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो पहला है राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटों का आरक्षण दिया गया है। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद नंबर पहला जो है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद पहले में है संघ के क्षेत्र का नाम, संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद पहले में। अनुच्छेद दूसरे में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का अधिकार संसद को देता है, अनुच्छेद 2 देता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 4 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ऊपर हम क्वेश्चन को देख लें पहले। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर भारत की सर्वप्रथम राज्य कौन सा गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? नए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था।
पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। तो नागालैंड को 1969 में दर्जा प्राप्त हुआ था, हिमाचल को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में, मिजोरम को 1987 में, गोवा को 1987 में। क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, इतने राज्य सम्मिलित राज्य एवं परिसंघ क्षेत्र हैं। तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, इसका मुख्यालय, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य सम्मिलित हैं। तीसरा है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, कोलकाता इसका मुख्यालय है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम इसमें शामिल हैं। चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुंबई इसका मुख्यालय है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन द्वीप इसमें शामिल है। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तेलंगाना आदि इसमें सम्मिलित हैं। दिसंबर 1953 में फजल आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का विवरण इसमें दिया गया है। इसको एक बार फास्ट रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं। पहला है राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, भाषा इसमें हिंदी है। जिलों की संख्या 33 है राजस्थान में। क्षेत्रफल 3,42,000 है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है राजस्थान। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है, हिंदी यहाँ की भाषा है। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। 3,08,245 का क्षेत्रफल है और 9.37% इसकी भारत की कुल क्षेत्रफल में भागीदारी है। तीसरा है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है, मराठी भाषा है। 36 जिले हैं इसमें और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 9.36 इसकी भागीदारी है। चौथा है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी, हिंदी और उर्दू यहाँ की भाषा है। 75 जिले हैं, 2,43,286 इसका क्षेत्रफल है और इसकी भागीदारी राज्य में, भारत के क्षेत्रफल में इसकी भागीदारी 7.18% है। पाँचवा राज्य हमारा गुजरात है, इसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजराती भाषा है। जिलों की संख्या 33 है। छठवां राज्य है कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु, कन्नड़ भाषा है कर्नाटक की और जिलों की संख्या 31 है। सातवां है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इसकी राजधानी है, तेलुगु यहाँ की भाषा है, 26 जिले हैं। आठवां है उड़ीसा, उड़ीसा का भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, उड़िया भाषा है, 30 जिले हैं। नौवां है छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी है, हिंदी भाषा है और 32 जिले हैं। 10वां है तमिलनाडु, चेन्नई यहाँ की राजधानी है, तमिल भाषा है और 38 जिले हैं। 11वां बिहार है, बिहार की राजधानी पटना, हिंदी यहाँ की भाषा, 38 जिले हैं। बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ की राजधानी कोलकाता है, बांग्ला यहाँ की भाषा है, 23 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर यहाँ की राजधानी है, अंग्रेजी भाषा है अरुणाचल प्रदेश की। 14वां है झारखंड, रांची इसका राजधानी है और हिंदी यहाँ की भाषा है, 24 जिले हैं इसके पास। 15 नंबर पे आता है असम, असम की राजधानी दिसपुर, दिसपुर यहाँ भाषा असमिया बोला जाता है और 34 यहाँ पे जिले हैं। 16वां है हिमाचल प्रदेश, शिमला और धर्मशाला 2 यहाँ की राजधानी है, हिंदी भाषा है, 12 जिले हैं इसके पास। 17 नंबर पर उत्तराखंड है, देहरादून गैरसैंण 2 यहाँ की राजधानी है, हिंदी और संस्कृत यहाँ की भाषा है, 13 जिले हैं। 18वां पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाबी यहाँ की भाषा है, 23 जिले हैं। 19 नंबर पे हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ की भाषा, दिल्ली और 22 जिले हैं। 20 नंबर पे आता है कोलकाता, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, मलयालम यहाँ की भाषा है, 14 जिले हैं। 21 नंबर पे मेघालय आता है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और गारो भाषा यहाँ बोला जाता है मेघालय में। 22 नंबर पे मणिपुर है, इम्फाल यहाँ की राजधानी है, मणिपुरी भाषा है, 16 जिले हैं। 23 नंबर पे मिजोरम आता है, आइजोल यहाँ की राजधानी है, मिजो यहाँ की भाषा है।
11 जिले हैं। नागालैंड, कोहिमा की राजधानी है, अंग्रेजी भाषा बोला जाता है नागालैंड में, 11 जिले हैं नागालैंड। मिजोरम में भी 11 जिले हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बांग्ला यहाँ की भाषा है त्रिपुरा की। और 8 राजधानी या 8 यहाँ पे जिले हैं। 26 सिक्किम आता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, यहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। 27वां गोवा में पणजी इसकी राजधानी है और कोंकणी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है तेलंगाना 28 नंबर पे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलुगु और उर्दू भाषा बोला जाता है, तेलुगु और उर्दू। 33 जिले हैं इसके पास। केंद्र शासित प्रदेश को देख लें तो पहला है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और 3 जिले इसके पास हैं। चंडीगढ़ के पास, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 जिला है इसके पास। तीसरे नंबर पर दादरा और नागर हवेली तथा दमन द्वीप है, इसकी राजधानी दमन है और 3 जिले हैं। चौथे नंबर पर दिल्ली आता है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है और 11 जिले हैं इसके पास। 5वें नंबर पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और 1 जिला है इसके पास। पुद्दुचेरी 6वें नंबर पे, पुद्दुचेरी की राजधानी भी पुद्दुचेरी है और 4 जिले हैं इसके पास। 7वें नंबर पे जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है और 22 जिले हैं इसके पास। 8वें नंबर पे लद्दाख है, लेह और 2 इसके पास जिलों की संख्या है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है, इसकी क्षेत्रफल भी देख लीजिए आप। तथा सबसे छोटा जिले माही, पुद्दुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। अगला चैप्टर हमारा है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित इसमें क्वेश्चन है और इसको देख लीजिए। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार दिए गए हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार हैं। पहला है जन्म से, जिसका जन्म भारत में हो जाता है वह नागरिक हो जाएगा। वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, फिर देशांतरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन द्वारा। इस 5 तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकता है? तो परित्याग के आधार पर, पर्यावसान के आधार पर, वंचना के आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकता है। भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 साल भारत के बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। 5वां, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो 5 से 11 में हमारा नागरिकता का प्रावधान है। 5वें में संविधान लागू होने के समय नागरिकता है। 6वें में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। 7वें में पाकिस्तान से प्रव्रजन व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। 8वां, भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान है जो भारत के बाहर रहने वाले हैं। 9वां, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से देशीकरण नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 9वां में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वें में है नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता बना रहना। 11वें में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन 11वें अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक
भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय मूल का व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में जमीन कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। आइए हम देखते हैं NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। तो देखते हैं अप्रवासी भारतीय NRI परिभाषा इनकी क्या है, तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक। नागरिकता का अर्हता क्या है, ये भारतीय नागरिक हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी भारतीयों लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। वीज़ा इनको नहीं भारत में आने के लिए लगता है। मताधिकार दे दिया जाता है इनको, जो अप्रवासी भारतीय हैं NRI हैं, इनको मताधिकार का अधिकार है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह भारत वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। PIO किसको कहा जाता है, जो भारतीय नागरिक हो या उसका पूर्वज भारतीय नागरिक हो, लेकिन वर्तमान में वह किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, जिसका पासपोर्ट पासपोर्ट धारक है। भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम भारत में 7 साल निवास करना पड़ेगा। इनको लाभ, कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। वीज़ा, हाँ इनको वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी भारत में आने के लिए, और मताधिकार नहीं दे सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक OCI, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। इसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भारतीय संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, इसके आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है। एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन में छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए रह सकता है, इसको लाभ मिल सकता है। जीवन भर बिना वीज़ा आ सकता है, और इसके मताधिकार का अधिकार इसको नहीं दिया जाएगा। LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। तो किसने किया था, MA सिंघवी समिति, इसको याद कर लीजिएगा। LM सिंघवी समिति। अगला चैप्टर हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में आज देखेंगे। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय संविधान में किस भाग में के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसने प्रदान की, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराता है, मौलिक अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता से संबंधित है। जन्म लिंग
मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 14 और 16 में समाजवाद शब्द को समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता में गारंटी प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। पहला है केवल भारतीयों को जो प्राप्त है मूल अधिकार, उसको हम देखते हैं। पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 में है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में है। तीसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सहकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद चौथा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में। यह केवल भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और पांचवा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में है। ये जितने मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 में जो वर्णित है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 भी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21(1), कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध के संरक्षण में, अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। प्रेस स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) में है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(b) में है। अनुच्छेद 19(1) के बी में संगम या संघ की सहकारी समिति बनाने का, अनुच्छेद 19(1)(c) में है। भारत के राज्य में अबाध संचरण, 19(d), कोई भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार, 19(1) में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, 19(1)(g) में है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 में है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी अभिरुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के बाद प्राप्त हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में मौलिक अधिकारों में संशोधन का प्रावधान किया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 15, 6 और 16, 6 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों मतलब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार आपातकाल के समय प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों